ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप इसलिए पसंद करते हैं कि खबरें ऑथेंटिक, कंफर्म, सही खबरें सोर्सेज के साथ आप तक पहुंचाई जा रही हैं और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें की कराई जा रही हैं, ताकि आप सही नैरेटिव, सही इंफॉर्मेशन और सही सिमत में आपका नैरेटिव बने और सही से समझें और दुनिया के प्रोपेगेंडे से बचते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। अभी आज हम एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं, जो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं। और इस जो पीछे जो जंग हुई है अक्टूबर 2023 से 2 साल तकरीबन, इस जंग के दौरान पूरी दुनिया में जहां जहां भी फिलिस्तीन से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंसेस हुई, चाहे वो मॉस्को में हो या कराकास में या इस्तांबुल या तेहरान, जहां भी, वो हर जगह पहुंचे। इसलिए बहुत ही वेल कनेक्टेड, इंफॉर्मेशन बहुत भरपूर, और अमेरिका की सियासत को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इस इलाके को भी बार बार गए भी हैं, बहुत सी चीजें समझी हैं। आप उनका वीडियो काफी पसंद करते रहे हैं। आज एक बार फिर हम उनसे बात कर रहे हैं। आज जंग का 26वां दिन है और इस 26वें दिन तक पहुंचते पहुंचते ईरान ने डिमोना शहर को भी हिट कर दिया। वहां रेडियो एक्टिव की पॉसिबिलिटीज की बातें हो रही हैं। अमेरिका के तमाम इस इलाके के जितने भी फौजी अड्डे थे वो काफी हद तक तबाह हो चुके हैं। हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है, यानी इस पूरे इलाके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तेल हो या जरूरी चीजें, वो सब ईरान के कंट्रोल में है। ईरान का कहना है कि हमारे दुश्मनों के लिए बंद है और दोस्तों के लिए खुला है। क्या ईरान इस पूरे इलाके की किस्मत लिखने जा रहा है? क्या इस पूरे इलाके के ये जो अरब मुल्क हैं, जो इजराइल और अमेरिका के गुलाम हैं, क्या वो इसी तरह से रह पाएंगे जब अमेरिका के फौजी अड्डे यहां नहीं रहेंगे? क्या वहां की आवाम उठ खड़ी होंगी? क्या कुछ होगा? ये बहुत ही ऐसा मौका है चीजों को समझने का कि सही नैरेटिव रखना जरूरी है, सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इसीलिए फिरोज मीठी बोरवाला साहब से आज एक बार फिर हमारी बात हो रही है। फिरोज साहब, क्या देख रहे हैं? 26वां दिन और ट्रंप की हालत यह है कि हर दूसरे दिन कह देते हैं कि ईरान से बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि शायद ये तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, गालिब आप कह रहे हैं कि साहब कंट्रोल करने की आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप कामयाब नहीं होंगे, कोई परमानेंट हल नहीं होगा। जब तक आप हम पर हमले करते रहेंगे, हम जवाबी कार्रवाई उसी तरह से करेंगे। पुख्ता इरादा है इजराइल की तमाम फौजी ताकत को खत्म कर दिया जाए और ईरान के खिलाफ जितनी भी ताकतें हो सकती हैं धमकी देने वाली, उन सबको नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, दो लोग चाहते थे कि ये अ, जंग आगे बढ़े। एक थे याया सिनवर, और वो जानते थे कि उनको इसराइल को क्राइसिस में लाना है, वो कामयाब रह चुके हैं। हम्म। और नेतन्याहू भी जंग चाहते थे, मगर वो प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा है। हम्म। याया सिनवर इसमें ज्यादा कामयाब है। एक तो वो हम्म। बात है। और क्योंकि वो एक इंटरनेशनल क्राइसिस को खड़े किए बिना, के लिए गाजा के लोगों ने बहुत ही त्याग, बहुत ही बहुत ही झेला है उन्होंने। तो याया सिनवर का साथ और उसका उठाव हमको यहाँ तक पहुंचा दिया है। हम्म। दूसरी बात है कि ये जंग के बिना इसराइल का अंत नहीं होता है। अंत का मतलब है कि एक जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डिफीट जो दिख रही है सामने। और अभी तो ईरान ने अपना एडवांस सुपर एडवांस मिसाइल्स अभी चालू ही नहीं किया है। वो भी अभी बात आ रही है कि अभी उनके पास जो है वो तो किसी को पता ही नहीं कि क्या किस्म की टेक्नोलॉजी है। ओके। हाँ। दूसरी बात, इसमें कुछ चंद मुद्दे में पहले बोल दूं कि ईरान की जीत कैसी हुई कल। क्योंकि एक तो कल कमाल की बात है कि खुद कल सीएनएन पे ये रिजल्ट आ गया कि ईरान ये जंग जीत चुका है। हम्म। हम्म। इसीलिए उसके बाद दे कॉल आउट ना कि भाई ये जीता है, वो जीता है। रिजल्ट आने के पहले ही बता दे कि वी आर कॉलिंग आउट कि हम्म। ये फलाना फलाना पार्टी जीत चुकी है। तो वो सीएनएन बोल रहा है कि ईरान ये जंग जीत चुकी है, वी आर कॉलिंग इट आउट। हम्म। ठीक है। तो मतलब अमेरिका में बहुत बड़ा क्राइसिस है। 80% आबादी है जंग के विरोध में है। हम्म। ठीक है। जो रिपब्लिकन पार्टी का जो टीम है, जो इराक की वॉर को सपोर्ट कर रहा था, टकर कार्लसन जैसे लोग, वो भी ये जंग के पूरे विरोध में है।
हम्म, जो अभी केन स्टोन ने रिजाइन किया, जो काउंटर टेररिज्म चीफ है, डायरेक्टर हम्म, है, जो हम्म, 11 बार ड्यूटी पे जा चुके हैं, बहुत ही डेकोरेटेड रिस्पेक्टेड सोल्जर है, हम्म, वो खुद ही जंग के में आ गया और उसने दो बातें बोली कि ऐसा कोई इंटरिम टेबल पे नहीं आया जिससे ये प्रूव हो सके कि ईरान कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम लेकर आगे बढ़ रहा था। और हम्म, उसके साथ जो और भी खतरनाक बातें बोल दी केन स्टोन ने, कि ये जंग को बेसिकली ट्रम्प को पुश करने वाली इजराइल लॉबी है, इजराइल ने पूरे ट्रम्प की सरकार को ढकेला है इसमें। हम्म, इसलिए तो तूफान मच गया आज अमेरिका के अंदर। हम्म, ओके, तो वो मुद्दे पे और आगे बढ़ूंगा। पहले तो हम लोग समझ लें कि ये जंग के कारण क्या क्या हो चुका है। अभी तक अमेरिका की जो छवि थी, एक सुपर पावर है और उसके सामने कोई खड़ा हो नहीं सकता, वो ईरान ने ये पहले 4-5 दिन की जंग में खत्म कर दिया था। हम्म, अमेरिका को समझ भी नहीं आया कि एक्चुअली क्या हो गया। उसकी 70 साल की जो बिल्डअप थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू की, और उसके मिलिट्री बिल्डअप, नेवल बेसिस, और खास करके गल्फ रीजन में 4-5 दिन के अंदर ईरान ने उड़ा दिया। उसकी पूरी की पूरी जो इमेज थी वो खत्म हो गई है। दूसरा है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड को तोड़ने की, जो और भी बनाने की, ब्रिक्स को तोड़ने की बात थी एक ही देश को टारगेट करके, तो ये जंग में तो मल्टीपोलर वर्ल्ड को और भी तेजी से खड़ा कर दिया है। ईरान, रशिया, चाइना इसको लीड कर रहा है। बहुत सारे छोटे देश भी अभी उसके साथ है। मालदीव जैसा छोटा देश भी इजरायली एम्बेसी को हटा दिया है। सबको एक अलग किस्म की हम्म, हिम्मत मिली है। हम्म, दूसरा है कि चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, रशिया एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और वो पूरे वॉर में इन्वॉल्व है। कहीं कोई ना सोचे कि ईरान इसमें कोई अकेला है। ईरान के साथ अपना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, और ईरान के साथ ये दो बड़ी महाशक्तियां हैं, रशिया और चाइना, और ये क्लियर कट भूमिका ले रहे हैं। हम्म, ओके, उसके साथ ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर की जो बात थी, $14 बिलियन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर, वो सब भाग चुके हैं। उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। ये मिसाइल की जो नई नई दुनिया बन चुकी है, उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये पुराने किस्म के जो हाथी है उनका कोई रोल ही नहीं रहा। ओके, हम्म, दूसरा था, इतना फनी है कि ये जंग के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, पूरा फ्री शिपिंग था। अभी ये बंद हो गया है। अभी ट्रम्प बोल रहा है मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना हो गया। अरे भाई, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला ही था, अभी वापस तुम उसको खोलने जा रहे हो। क्योंकि ट्रम्प ने लगातार अपने मापदंड बदले। पहले तो न्यूक्लियर प्रोग्राम, बाद में रेजिम चेंज, बाद में कुछ और करते करते उनको समझ नहीं आ रहा कि ये वॉर क्यों करे, क्योंकि इसको ढकेला गया है। हम्म, ये पूरे, जैसे स्विमिंग पूल में किसी को तैरने के लिए उसको आती नहीं तैरना, ढकेल दिया, अभी वो ढूंढ रहा है भाई मैं कैसे डूबने से कैसे बचूं। ये हम्म, इसका हाल हो गया। दूसरा था कि इंटरनेशनल सैंक्शंस वगैरह। और भी इतनी फनी बात है कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि ईरान का जो तेल है दरिया में, मैं इसमें सैंक्शन न हटा रहा हूँ। अरे हम्म, भाई, इतना लंबा सैंक्शन तुमने करके रखा है, बोले ईरान का सैंक्शन मैंने हटा दिया है। ओके, और ईरान का जितना तेल है वो पहले से ज्यादा रेट में, दाम में बेच रहा है, और बहुत पैसे कमा रहा है, क्योंकि कमाना होगा ये जंग चलाने के लिए। तो हम्म, ये भी हो गया। रशिया पे सैंक्शन हटा दिया है। रशिया पे $150 बिलियन की रोज की इसकी कमाई हो गई है। वो जेलेंस्की चिल्ला रहा है भाई तुम क्या करो रशिया को फंड करके। ओके, तो यूएस का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि पूरा यूरोप नेटो से बाहर है, ये परिस्थिति है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हम्म, ब्रिटेन जैसा उसका जो पुडिल है वो भी नहीं आ रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। मगर हम्म, उसके साथ में अभी एक मुद्दे पे आगे बढ़ूंगा। लॉरा लूमर, जो एक कट्टर यहूदी औरत है, वो भी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी आई थी, जिसने बोला कि इस्लाम कैंसर है, जिसको राजदीप सरदेसाई ने विरोध किया कि हमारे देश में सब नहीं चलता तुम्हारा। ठीक है, मगर लॉरा लूमर को इजराइल लॉबी ने खुद भेजा है कि अभी इंडिया में एंटी मुस्लिम माहौल जो है इसको और तेज करो, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में, ये सब जगह अभी वो इधर डायरेक्टली आके मुस्लिम और इस्लाम को अटैक करेंगे। तो लॉरा लूमर का जो पोस्ट आप समझ लो वो क्या हो रहा है। क्योंकि इसमें आगे मैं बोल दूं कि जो डियो गार्सिया पे जो अटैक हुआ, वो ईरान ने बोला मैंने नहीं किया था, वो बेसिकली इसराइल ने किया था, उसका कोई सबमरीन से अटैक होगा। हम्म, अभी जो लंदन में जो 4 एम्बुलेंस जलाए गए, इसराइली जूश एम्बुलेंस जलाए गए, वो भी पूरा मोसाड ऑपरेशन है। हम्म, वो कुछ भी करके ब्रिटेन ये जंग में आ जाए, जैसे ब्रिटेन ये जंग में आ गया, तो फिर दूसरी यूरोप को देशों को भी हम लोग घसीटेंगे अंदर। ये हम्म, टारगेट है। तो आज का जो लॉरा रूमर का जो ट्वीट है, बहुत ही डेंजरस है। वो क्या बोलती है कि बेसिकली वो बोली सून देयर विल बी अ मैसिव इस्लामिक टेरर अटैक इन अमेरिका, and the perpetrators will have financial ties to podcasters who are sowing discord for foreign nations in America। वो क्या बोल रही है? दो दो निशाने हैं।
एक ये बोले मैसिव इस्लामिक टेरर अटैक होने वाला है, अभी तुम कौन सी सीएम मोसेड हो, तुमको कैसे पता कि एक लंबा ट्वीट डाल दिया, ठीक है। हम्म और वो बोले कि इनका जो फाइनेंशियल टाइज होंगे वो पॉडकास्टर्स के साथ होंगे, मतलब टका कार्लसन के साथ होगा, केनस्टोन के साथ होगा, कैडेंस ओवेंस के साथ होगा। ये जो पूरी एंटी वॉर जो मूवमेंट लीड कर रहे हैं, ये सबके साथ उनके फाइनेंशियल टाइज होने वाले हैं। फिर उसके साथ वो बोली कि मैं प्रिडिक्ट करती हूँ कि जितने 9/11 में 3,000 लोग मरे, उससे 10 गुना लोग मरने वाले। मतलब बोल रहे कि ये टेरर अटैक में 30,000 अमेरिकन मरेंगे। ये परिस्थिति अभी आने वाली है। हम्म मतलब आप समझ लो कि ग्राउंड ट्रूप्स के लिए ट्रम्प जो भी ग्राउंड ट्रूप्स का बिल्डअप कर रहा है, उसकी तैयारी के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि एक बार इतना बड़ा टेरर अटैक हो गया तो फिर तो वो मीडिया लग जाएगी पूरा माहौल बनाने में। ओके। हम्म और फिर बोलोगे चलो ईरान ग्राउंड ट्रूप्स हमारे 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी हमारी आर्मी है, चलो। ओके। तो ये परिस्थिति में हम लोग आने वाले हैं। मगर इतनी जगह पे इनके फॉल्स फ्लैग फेल हो गए यूरोप में। और अभी तक अमेरिका तो वो आई गया कि एफडीए ने वार्न किया था कि कैलिफोर्निया में टेरर अटैक होने वाला है। ओके। हम्म तो ये पूरी परिस्थिति अभी लॉरा लूमर ने जो लिख लिया उससे क्लियर हो जाए कि क्या परिस्थिति आने वाली है। हम्म उसके साथ जो ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है, उनके जो कमांडर है उन्होंने कहा कि आप आइए, हम तो 20 साल से आपके लिए बैठे ही है, ठीक है। हम्म कि अगर ग्राउंड इन्वेजन हुआ तो अमेरिका जो मार खाने वाला है, मतलब उनकी पूरी आर्मी खत्म हो जाएगी उधर। हम्म। यानी ये अगर परिस्थिति। अगर अगर ईरान पर जमीनी हमला हुआ तो अमेरिका को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब तक जो आपने बात की उसमें दो तीन चीजें बहुत ही अहम है। एक तो यह कि अमेरिका तनहा पड़ा है, यूरोप का कोई मुल्क साथ में नहीं आ रहा है। अरब मुल्कों में फॉल्स फ्लैग कई कर चुके। आपने फॉल्स फ्लैग्स का जिक्र किया, जिसमें आरामको पर हमला हुआ, ओमान में हमला हुआ, अमेरिकी एम्बेसियों पर हमला हुआ, कुवैत, सऊदी अरब में, ये सारे फॉल्स फ्लैग थे। अब फॉल्स फ्लैग, बड़े फॉल्स फ्लैग की तैयारी है, जिसके बारे में आप अब से पहले कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका में कोई ना कोई आतंकी हमला करके और ईरान के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाया जाएगा। और ये लॉरा लूमर ने वो वाली बात कह दी। ऐसा लगता है कि इस बार मोसाद के सारे फॉल्स फ्लैग पहले से ही जब उन पर जिक्र हो जाएगा तो क्या फॉल्स फ्लैग हो पाएगा और क्या वो सियासी उससे फायदा उठा पाएंगे। एक तो आपने बताया कि अमेरिका बिल्कुल तनाव है, दूसरी तरफ ईरान के साथ न सिर्फ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं, उसके अलावा चीन और रूस बहुत मजबूती से उनको ऐसी कुछ इत्तलात है, इंफॉर्मेशन है, अनकंफर्म्ड है, लेकिन यह कि वो लाइव एक तरह से जो इंटेल होती है, खुफिया मालूमात, वो ईरान को दे रहे हैं और इस बार बहुत ही सटीक हमले हैं। अच्छा, अब जो मैं समझना चाह रहा हूं, ये जो ट्रंप पिछले दिनों कह दिया कि हमने 5 दिन के लिए वो हमले रोक दिए, वो अपने आप को टाइम लिया उन्होंने या ईरान को टाइम दिया? ईरान तो फौरन जवाब में ये आ गया कि हमारी कोई बात नहीं हो रही। और साथ साथ ये भी कह दिया गया कि बहुत ही दिलचस्प था ट्रंप का ये कहना कि हम जिससे बात कर रहे हैं हो सकता है वो सरकार में बात ना कर सके हो, उनका टेलीफोन सिस्टम हमने सब कुछ तबाह कर। ये क्या लगता है, क्या है ये बातचीत का तमाशा? एक बार इनकार हो चुका, कल फिर दोहरा दिया उन्होंने। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बात सही है। ये ट्रम्प की कमजोरी भी दिख रही है, अमेरिका की कमजोरी भी दिख रही है कि उन्होंने 5 दिन का ब्रेक लिया है। ट्रम्प को थोड़ा ऑयल का प्राइस मैनेज करना था। जो रणनीति से रोज हमला करो रोज मार खाओ चल रहा था, तो उससे बात नहीं बन रही। एक स्ट्रेटेजिक चेंज की, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की बात हुई है। तो उसने जैसे बोला कि भाई मैंने 5 दिन का, और ईरान से बात हो रही है तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, $2 ट्रिलियन का गेन हुआ। और जैसे ईरान ने बोला कि भाई मेरे से कोई बातचीत नहीं हो, तो $1 ट्रिलियन डाउन भी हो गए। और ट्रम्प के दोषी कमाए होंगे क्योंकि वो तुरंत ऐसी सेटिंग होती है उसकी। तो ईरान ने तो क्लियर कट समझ ली बातें, और हम लोग सबका रिक्वेस्ट है, खास करके अब्बास अरागची को, वो ये सब ईरानी लीडर्स अंडरग्राउंड है, क्योंकि ये बातचीत के दौरान ही उन्होंने इस्माइल खानी को मारा है, सैयद हसन नसरल्लाह को मारा है, दूसरे काफी लीडर्स को मारा है, अयतुल्लाह खामेनेई को भी बातचीत के दौरान ही मारा है। तो ये 5 दिन की बातचीत में कोई बहुत ही संभल के पूरे ईरान के लीडरशिप, मिलिट्री और पॉलिटिकल रहे। ये हम लोग सबसे, पूरे दुनिया के लोगों से मैं तो मानता हूँ रिक्वेस्ट है। उसके साथ और एक जो बात आई है कि बिटकॉफ और जैरेड कुशनर टोटली मूर्ख है। दोनों यहूदी कट्टरवादी है, इजराइल फर्स्ट है,
विटको भी, जो मिडिल ईस्ट ऑनवॉय है, वो भी यहूदी है, जैरेड कुशनर भी यहूदी है। दोनों केपेबल नहीं है न्यूक्लियर निगोशिएशन के, वो लोग टेक्निकली साइंटिफिकली साउंड ही नहीं है। हम्म, इसलिए ईरान की तरफ से एक बयान भी आया है, मैंने पढ़ा था, कि हम लोगों ने इस बार इतनी बड़ी चीज दे दी कि हमारा जो यूरेनियम है, जो एनरिच यूरेनियम है, उसको जीरो करने के लिए, ताकि उसमें से कोई बम ना बने, हम लोगों ने वहां तक उनको दे दिया और उनको नहीं समझ में आया, हम्म, क्योंकि उनको समझना ही नहीं था। वो बैठे थे निगोशिएशन के लिए, टाइम निकाले और बाद में हमला कब करे, तो ये दिखावा ही था। इतना बड़ा जो ओबामा को भी नहीं दिया था, उन्होंने वो ट्रम्प को दे दिया था, हम्म, हम्म, क्योंकि ईमानदारी से ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहता। हम्म, और न्यूक्लियर बम से ये बड़े बड़े देशों की क्या हालत दिख रही, ना यूरोप आ रहा है न्यूक्लियर बम वाले, ना अमेरिका न्यूक्लियर बम वाला है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, और इसराइल की हालत बहुत खराब है। हम्म, ओके, अभी इसराइल का ये हाल है कि खाली एक फ्लाइट दिन की जाती है 50 लोगों की। आप एयरपोर्ट खोल दो, वो आधा देश खाली हो जाएगा, चंद दिनों में हम्म, खाली हो जाएगा। हम्म, ठीक है। दूसरा जो बड़ा काम ईरान ने किया है, एक तो ईरान बोला कि भाई अभी तुम जैरेड कुशनर को लाओ, ये दोनों तो मूर्ख है, कोई मतलब ही नहीं इनसे बात करने का। हम्म, ठीक है। और बातचीत जो तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान को बीच में डाला है, और एक रिपोर्ट ये भी है कि बातचीत पाकिस्तान में होगी। वो अगर सही है तो बताइए। हम्म, वो भी बात आई है कि ये बातचीत पाकिस्तान में होगी। मोदी बैठ के रो रहा है कि हमारा कोई रोल ही बचा नहीं है, और तुमने ये हाल तुम्हारा खुद किया है। हम्म, ओके। एंड ऑन दी अदर साइड आप देखिए कि ईरानियन एम्बेसी ने जो एक अपील की है फंडिंग के लिए, इतने सारे लोग फंड दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मोदी के सपोर्टर है, मगर हम लोग ईरान के साथ है। हम्म, भारत में इस बार बहुत अलग वातावरण है, 90% इंडिया तो ईरान के साथ ही है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। दैट इज द पोजीशन, इसलिए कोई ट्रस्ट नहीं, इजराइल की तरफ से तो हमले चल रही है। हम्म। उसके साथ जो तुरंत अच्छा जो अच्छा, जीत हुई, मैं अब ये समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये जंग लंबी चलेगी, या कहीं कोई रुकने के इशारे कहीं मिल रहे हैं? आपके इतने ताल्लुकात हैं, इतने लोग चारों तरफ आपके कांटेक्ट में हैं, तेहरान में भी हैं, यकीनी तौर पर इस्तांबुल में हैं, हर जगह हैं। आपको क्या लगता है कि ये जंग लंबी चलेगी? ईरान लंबी जंग जारी रखना चाहता है, या ईरान जंग रोकना भी चाहता है? क्योंकि कोई क्लैरिटी उस तरह से ऊपर से तो बयान तो यही आ रहे हैं कि हम जंग नहीं रोकने वाले, हम जब तक जंग जारी रखेंगे, जब तक इजराइल की कोई ताकत बाकी बचेगी, जब तक हमारे लिए कोई खतरा रहेगा, तब तक हम जंग जारी रखें। आपको क्या लगता है, आपके पास क्या इशारे? देखिए, लॉजिक तो ये बोलता है कि ईरान वापस स्टेटस को पे नहीं जाने वाला। हम्म, तो भाई मेरे पे सैंक्शन से, गाजा में नरसंहार चल रहा है, हिजबुल्लाह पे अटैक चल रहा है, तो वो सब तो ये नहीं सहन करने वाला ईरान। हम्म, ओके, क्योंकि इसमें मैं पहले बता दूं कि 3 बड़ी जीत हो चुकी है। हम्म, एक ये हुआ कि सूडान में जो दुबई बैक फोर्सेस थे, आरएसएफ, उनको पीछे हटना पड़ा है। सूडान की सरकार की आर्मी अभी हावी हो रही है सूडान में बहुत तेजी से। हम्म, यूएई अपने खुद का देखेगा कि सूडान में सपोर्ट करेगा। ठीक है। हम्म, दूसरी जो बड़ी जीत हुई कि जो इराकी पार्लियामेंट में बोला था कि सभी फोर्सेस निकल जाए अमेरिकन, वो जो नहीं हो पा रहा था। हम्म, तभी कुछ रिपोर्ट क्लियर कट है कि बगदाद से और पूरे इराक में जहां जहां भी थे, वो निकल निकल कर भाग रहे हैं। और नेटो के फोर्सेस तो जो कुर्दिश इलाके, वहां से भी भाग रहे हैं। हम्म, ओके, तो वो जो इराक ऑक्यूपेशन था, वो लगभग अभी जीरो फेज पे आ रहा है। ये दूसरी बड़ी जीत है। तीसरी जो बड़ी जीत है, हिजबुल्लाह की जो ताकत दिख रही है, जो सब हम्म, लोगों ने बोला था डिग्रेड हो गया, बहुत वीक हो गया, क्या करेगा, क्योंकि लेबनी सरकार का दबाव, सऊदी का दबाव, जोलानी आएगा सीरिया से। अमेरिका बोला कि दिसंबर का डेडलाइन दिया था, आपको याद होगा, दिसंबर 31 का ट्रम्प ने डेडलाइन दिया था कि अगर हिजबुल्लाह ने डिसआर्म नहीं किया तो देखो क्या होता है। तो हम्म, हिजबुल्लाह बोला मैं तो बैठा हूँ। हम्म, मगर दिक्कत क्या हो रही थी कि लेबनीज आर्मी के थ्रू से भी बहुत सारी दिक्कतें, हम्म, हिजबुल्लाह पे प्रेशर आ रहा था, उनको साउथ से निकल कर लिटानी के उस पार जाना था, वगैरह हम्म, वगैरह, राडवान फोर्सेस को खास करके। मगर जैसे ही जंग चालू हुई, तो पता चला कि हिजबुल्लाह की इतनी तैयारी है कि बॉर्डर पे ही रोक दिया वापस इसराइल को। और जो इसराइल ने कुछ टाउन जो कैप्चर किए थे, मेतुला और शेतुला और खियाम खियाम में तो अभी भी बहुत बड़ी जंग चल रही है। हम्म, मगर ये सब जगह पे और भी कुछ इलाके हैं जहाँ हिजबुल्लाह बराबर से उनको रोक के रखा है। तो हम्म, ये पता ही था कि इसराइल की एयर पावर बहुत है। हिजबुल्लाह और हमास के पास तो कोई एयर पावर नहीं है, उनके पास हम्म, वो लेवल की मिसाइल नहीं है, मगर फिर भी ये ना हमास को हरा पाए। हिजबुल्लाह तो उससे ज्यादा एडवांस फोर्स है, और हिजबुल्लाह आज जीत रही है। हिजबुल्लाह हम्म, जीत रही है, इसलिए बेरूट के रेजिडेंशियल इलाकों में, साउथ लेबनान के अस्पताल, स्कूल, घर, ये सब अटैक हो रहे हैं।
ओके। हम्म, और अभी तो ईरान ने बोल ही दिया है इसराइल को कि भाई वहां से लोग निकलो, नहीं तो मैं चालू करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चालू करने वाला हूँ, हम्म, क्योंकि ईरान विल प्रोवाइड एरियल कवर टू हिजबुल्लाह। हम्म, उसके रॉकेट से जैसे कि इजरायली ट्रूप देखेंगे, क्योंकि आपने जैसे बोला कि इतना प्रिसिशन बॉम्बिंग है ये युग में, हम्म, कि जिस गार्डन में, जिस बंगले को, जिस प्लेटून को टारगेट करना है, अभी ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हम्म, और जहां लॉकहीड 2000 मिसाइल बनाएगा, वो रोज ईरान 1000 ड्रोन बना लेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में अंतर आ गया है कि आप ज्यादा चीपर हो, ज्यादा इफेक्टिव हो, ये टोमाहॉक फॉमहॉक से भी, वो टेक्नोलॉजी आज ईरान के पास आ चुकी है, और उसका उत्तर अमेरिका इजराइल के पास है नहीं। ओके। अच्छा, वो अभी इंटरसेप्टर। अभी जो खबर आ रही है, मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं आपको। इराक में अमेरिका ने कुछ हरदल शाबी के ठिकानों पर हमले किए हैं, वहां उनके कुछ लोग मारे गए हैं। उस पर इराकी गवर्नमेंट ने बाकायदा जो है वो सख्त उसे कंडम किया है और अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। दूसरी तरफ आज जो 80वां 80th जो वेव ईरान ने आज सुबह सुबह भारत के समय के मुताबिक सुबह 2 बजे किया है, वो हिजबुल्लाह के साथ बहुत तालमेल के साथ, हिजबुल्लाह की ऑपरेशन के सपोर्ट में नॉर्थ इजराइल में बड़े हमले किए हैं ईरान ने। तो यह बहुत ही तालमेल से सब कुछ चल रहा है। इस बीच में हुती अंसारुल्लाह अभी तक मैदान में नहीं आए। आपको क्या लगता है, यमन के लोग? जी जी जी। नहीं तो इसके मतलब आपका जो पहला सवाल था कि ये जंग कब तक चलेगी, हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा कि ईरान का कैलकुलेशन क्लियर कट है कि इस इलाके में कोई अमेरिकन बेस, नेवी, एयरफोर्स कुछ रहेगा नहीं। हम्म, वो उसको गारंटी, साइन गारंटी लगेगी अमेरिका और सभी अरब देशों से। हम्म, ओके, नंबर वन। हम्म, दूसरी बात है कि गाजा, पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक का सॉल्यूशन चाहेगा, हम्म, क्योंकि आज ईरान नॉर्दर्न इसराइल में, पैलेस्टाइन ऑक्यूपाइड टेरिटरी में अटैक कर रहे हैं। हम्म, कल जाके वो वेस्ट बैंक में भी उसको करना पड़ेगा, हम्म, कि वेस्ट बैंक में जितने सेटलर्स हैं निकल जाओ, नहीं तो बॉम्बे में 24 घंटे में चालू करो, इतना ही बोला सब भाग जाएंगे। हम्म, ठीक है। और जो दीवार बनी है वेस्ट बैंक पे 700 किलोमीटर लंबी, उस पे उसके ड्रोन अटैक हो जाने चाहिए, वो पूरी दीवार को ही खत्म करो। अभी हम्म, तक क्यों किया नहीं मुझे पता नहीं। हम्म, ठीक है। हम्म, और तो इसका एक तो पैलेस्टाइन का सॉल्यूशन, हम्म, नंबर वन। नंबर टू, हेजबोला के हमले खत्म होने चाहिए, और इसराइल का जितना कैप्चर किया हुआ टेरिटरी है सदर्न लेबनान में बॉर्डर पे ही, वो सब जगह से, कुछ 7 हिल्स है, वो सब जगह से इसराइल को विड्रॉ करना पड़ेगा। ये हम्म, दूसरा सॉल्यूशन है। नहीं, तीसरी बात है, पहले तो अमेरिकन बेसिस हटे। नंबर टू, पैलेस्टाइन का सॉल्यूशन। हम्म, नंबर थ्री, हिजबुल्लाह को लेकर सॉल्यूशन। चौथी बात होगी कि हॉर्मुज कभी मेरे कंट्रोल में होगा, हम्म, कोई कोई सवाल ही नहीं आता। खोलकर रखा था तो आप लोगों ने फायदा लिया। अभी तो जो टैक्सेशन, युआन, टोल टैक्स जो होगा वो सब होगा, हम्म, फ्रेंडली कंट्रीज के लिए नहीं होगा। मगर हम्म, अभी देखते हैं। मगर हॉर्मुज को जिस प्रकार से, मतलब एक किसी ने कहा है कि 2 हफ्ता हॉर्मुज बंद रहा और दुनिया में खलबली मच चुकी है। हम्म, गाजा का बॉर्डर, रफा बॉर्डर 20 साल से बंद है और कोई सुन नहीं रहा था उनकी बात, हम्म, इसलिए 7 अक्टूबर का होता हुआ। ठीक है। और 3 साल से तो लगातार हम लोग हाल देख रहे हैं इनके। ओके, बिल्कुल। मतलब 3-4 लाख लोग से ज्यादा मर चुके हैं। ओके। हम्म, और दो हम्म, दो हफ्ता बन रहा ये हॉर्मुज, और सबके अपने एलपीजी एलएनजी का याद हो गया हम्म, कि हम्म, इतना तो हमारा दुनिया बनी है। ठीक है ना। हम्म, और तो ये परिस्थिति में ईरान विल कैरी ऑन, इसलिए ईरान तो वेलकम करा कि तुम्हारे ट्रूप्स लेकर आ जाओ, एक बार से खत्म ही कर दूंगा तुमको। हम्म, ओके। जो अफगानिस्तान और इराक में नहीं टिक पाए, वो ईरान के सामने क्या टिकने वाले हैं? इतनी हम्म। अक्ल नहीं वो लोगों को। ओके। यानी ईरान लॉजिक। ईरान ईरान तब तक जारी रखेगा जब तक उसकी ये तमाम मांगे पूरी ना हो जाएं, अमेरिका इलाके से बिल्कुल गायब हो मांगे जाए, नहीं है, बिस्तर बोरिया। कंडीशन है जी, इनके। मांगे मांगे नहीं है, इनके कंडीशन है। हाँ, कंडीशन है। किससे मांग? जी ये जी कंडीशन है जी। भाई, ये सब होगा तो बंद होगा, नहीं तो करते रहो। जी। ये कंडीशन है, उसकी शर्तें हैं कि इसे मानो, उसके बाद कोई बात होगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो पूरी न सिर्फ इस इलाके की सियासत, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत से में बड़ी तब्दीली आएगी। फिर अमेरिका की सुनेगा कौन? अमेरिका की दादागिरी कहां रहेगी? तो ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी अगर ऐसा हो जाता है। तो आगे आगे आप अभी किस तरह से और आगे क्या कुछ देख रहे हैं इलाके के मुल्क, अरब मुल्कों में क्या कुछ होने वाला है? आज मैंने एक वीडियो देखा था बहरीन का,
हाँ तो बहरीन के जो सिक्योरिटी चीफ है वो क्लियर कट बोल रहा है हमारे से मोसाद का रिश्ता है हाँ। और इसराइल के साथ रिश्ता जरूरी है ताकि ये इलाके में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी रहे। ये तो बहरीन के हाल है। हम्म ठीक है। हम्म फिर यूएन ने तो बोल दिया कि जब हमला होगा हम भी आने वाले हमला करने की, उसकी औकात देखो। हम्म। एक सारा पश्चिम वाला कंट्री है और आज वो ईरान पे हमले की बात कर रहा है। हम्म। तो इतनी मूर्खता चल रही है और अभी भी सऊदी को ट्रस्ट करना मैं तो बोलता हूँ कि नहीं हो सकता, क्योंकि सऊदी की तरफ से मल्टीपल किस्म के मैसेज आ रहे हैं और वो भी चाहता है कि ईरान वाली जंग जारी रहे। वो भी फंड करेगा अमेरिकन को। और ट्रंप ने तो बोल ही दिया था कि ये जंग चलाने के लिए अभी फंडिंग $2.5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन जो मुझे जरूरत है भाई अरब देश मुझे फंड करे। और ये मुर्ग हम्म। भी है कि गाजा के लिए $5 मिलियन के वांदे होते हैं और अच्छा यहाँ अच्छा अच्छा $5 ट्रिलियन। अच्छा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। इन अरब हुकूमतों का, अरब मुल्कों का क्या होगा? देखिए, एक तरफ तो आपका पूरा पिलर हट गया, अमरीकी फौजी अड्डे खत्म हो गए, वर्चुअली खत्म हो चुके। दूसरी तरफ अमरीका अब भी जंग जारी रखने के लिए ईरान के खिलाफ अरबों से ही फंडिंग चाहता है। जब वहां से देखिए, किसी काम की फीस होती है ना, आप मुझे सिक्योरिटी दो, मैं आपको पैसा दूंगा। सिक्योरिटी तो खत्म हो चुकी, जो अमेरिका सिक्योरिटी दे रहा था। अब ये कब तक इसको फंड करेंगे अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए, जबकि ट्रंप खुद जंग से भागना चाह रहे हैं। ट्रंप खुद जंग छोड़ करके भागना चाह रहे हैं, यानी वो पैसे भी लेगा, जंग में छोड़ के भी जाएगा इनको अकेला। क्या लगता है? एक लेवल की बात है। नहीं नहीं, अभी ट्रम्प जंग छोड़ के जाने के मूड में नहीं है क्योंकि उसके हाथ में नहीं है। हाँ ये ट्रम्प के हाथ में नहीं है, ये पूरा नेतन्याहू, मरा हुआ नेतन्याहू चला रहा है। क्योंकि मेरा तो मानना है कि नेतन्याहू खत्म हो गया, नहीं तो वो एआई वाला नेतन्याहू नहीं आता। मेरा हाँ क्लियर कट बोलना है कि ये बॉडी डबल और फेस मास्क जो हम हाँ। लोग मिशन इम्पॉसिबल में देख चुके हैं कि आप मास्क भी पहन लो और वही आवाज निकलती है, हम्म वो कोई बड़ी टेक्नोलॉजी है नहीं। ठीक है। हम्म इसलिए जब नेतन्याहू मरा तो तीन चार मूर्खों वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वीडियो आ गए। वो समझ गए कि ये हम लोग एक्सपोज हो गए। तो अभी एक बॉडी डबल नेतन्याहू वाला चल रहा है, मगर ये एक मिलिटराइज स्टेट है, खाली नेतन्याहू की बात नहीं है। हम्म नेतन्याहू को इसलिए अभी भी उसका चेहरा चला रहे क्योंकि इसके वो कनेक्शन अमेरिका में, पूरी दुनिया में। ओके। खास करके अमेरिका में तो वो बहुत ही हावी है, वो एक पॉलिटिकल लीडर करके। हम्म नेतन्याहू तो मेरे हिसाब से मर चुका है, ये सब हम्म डुप्लीकेट ही चल रहा है। हम्म मगर वो लॉबी का जो प्रेशर है ट्रम्प पे, हम्म जो ब्लैकमेल है, जो उसको पैसे दिए, हम्म ओके, उसके कैंपेन के लिए, जैसे मेरी मेडल्सन ने $250 मिलियन दे दिए थे उसको और हम्म क्लियर कर बोला था कि भाई वेस्ट बैंक भी चाहिए। पहली बार तो जेरूसलम दे दिया उसने, हम्म अभी वेस्ट बैंक भी दे दिया था। और ये वॉर करने के लिए पूरा ट्रम्प को, क्योंकि जेफरी सैक्स यहाँ तक बोल चुकी कि ट्रम्प उनसे डरता है कि ये लोग मुझे मार ना डाले। ये हम्म जेफरी सैक्स ऑन रिकॉर्ड है बोलने वाला। ठीक है। हम्म और अभी हम लोग जब लेक्स फ्लेक्सनर का वीडियो देखा था, वो जब एप्स्टीन वाले हियरिंग में था, वो जब बोलता है कि रॉथशील्ड परिवार के साथ एप्स्टीन के रिश्ते थे, तो उसके बाजू में जो उसका यहूदी वकील बैठा था वो बोले कि भाई इससे ज्यादा मत बोलो तो मारे जाओगे। ये तो सब लोगों ने सुना है, एक एक हम्म के पीछे लगा दिया है। ओके। तो पॉइंट है, ये ट्रम्प के हाथ में है नहीं, पूरी इसराइल लॉबी चला रही है। इसराइल लॉबी समझ चुकी है वॉर पॉपुलर नहीं है अमेरिका में। टका कार्लसन, कैडेंस ओवेज, अभी अभी ये जो केन स्टोन ने जो रिजाइन किया है, तो बहुत भयंकर परिस्थिति बन चुकी है। बहुत आक्रोश है अमेरिका में इसराइल लॉबी के खिलाफ। आप सोशल मीडिया में देखिए कितने लोग उसके खिलाफ लिख रहे हैं कि हमारे नौजवान अमेरिकन खून बहाने वाले वापस इसराइल के लिए। पहले भी भाया ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, सब जगह। और अभी अभी तो जागरूकता बहुत है अमेरिका में। उसको काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका में करवाया जाएगा, जो लॉलर डुमल ने लिख लिया है, जो हम लोगों ने अभी लंदन में देखा था और जो हम लोगों ने कहीं साइप्रस। अच्छा, फिरोज मीठी बोलवाला साहब, आप एक लंबे अरसे से इस जंग को, इसको भी देख रहे हैं, पूरे इस इलाके को देख रहे हैं, ईरान के इस्लामी इनकलाब की शुरुआत से आप देख रहे हैं जो कुछ हालात अब बन रहे हैं इस जंग के आखिर आखिर तक। हालांकि आपने वो शर्तें बता दी हैं जो ईरान बता रहा है, लेकिन अगर अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न मुल्कों को, चीन और रशिया को, सबको कंसिडर करके कोई नतीजा, मौजूदा जिस तरह से ईरान जंग लड़ रहा है, नतीजा क्या क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल क्या क्या होने की उम्मीद है, वो चीजें बताइए जो अमेरिका भी मजबूरन या जिस भी हालत में वो मान ले और उसे भी लगे कि शायद मेरी भी थोड़ी बहुत इज्जत बाकी रह गई। ऐसा कुछ होगा क्या, या पूरी तरह से बेइज्जत होकर के निकलेंगे? देखिए, दो लेवल पे ये जंग है। एक तो इजरायली फ्रंट पे भी है, इसराइल को हम्म भी हराना बहुत आवश्यक है और वो हेजबोला वो काम करेगा। हम्म
दूसरी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी ये दुनिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट होता है, जैसे कल मोदी जी ने तो बता ही दिया कि कोरोना टाइम का हालत हो सकता है देश पे। हम्म ओके, मतलब घर में बैठो और वहीं से चलाओ जो भी करना है, ट्रांसपोर्टेशन बंद, बहुत कुछ परिस्थिति बहुत भयंकर बन सकती है। हम्म मतलब मोदी जी को कुछ पता होगा कि लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम, इसलिए इसने कल देश को वार्न किया है। तीसरी बात है कि अभी तक जैसे बताया, हूतियों ने अभी तक रेड सी को बंद नहीं किया है। जब बाबेल मंदेब स्ट्रेट भी बंद हो जाएगा तब तो दुनिया का 30, अभी 20% की बात हो रही है, फिर तो 30% की बात हो जाएगी। तो हम्म दुनिया की इकोनॉमी तो बर्बाद हो जाएगी। हम्म ओके, क्योंकि अगर ईरान के लोग और ये इलाके के लोग को इतना पेन है, तो फिर बोले भाई दुनिया भर में पेन हो जाए, फिर तभी सॉल्यूशन आएगा। हम्म ओके, जब तक 43 साल से ये लोग ही झेल रहे थे एक बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन, हम्म 43 साल से सैंक्शंस, मतलब इसका पोटेंशियल इतना है कि वो टॉप 5 कंट्रीज में हो सकता था। हम्म उनका सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ है, उनका इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, ये बहुत कमाल के लोग हैं। और जो हम्म ब्रेवरी है और करेज है, वो तो किसी ने बताया नहीं कि 8 देश एक साथ, जो अमेरिकन बेस है उसने ठोक डाले, हम्म और अमेरिका देखते रह गया 4-5 दिन के भाई ये क्या क्या हो रहा हम्म है। ओके, हम्म तो ये परिस्थिति है। उसके साथ जो एक बहुत बड़ी बात हो रही कि जो भी ट्रेडिंग होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और अभी तो रेड सी का भी हो या होगा, वो युआन में ही होगा, तो डॉलर तो गया काम से। ओके, तो ये लड़ाई थी कि ब्रिक्स को तोड़ो और डॉलर का हेजेमनी को बना के रखो, जो ट्रंप ने बोला था कि मैं तो ब्रिक्स को चलने नहीं दूंगा और उसके सामने कोई करेंसी को टिकने नहीं दूंगा। वो ईरान, चाइना ने, रशिया ने करके बता दिया कि भाई तेल तो युआन में ही जाएगा, डॉलर फॉलर से कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो डॉलर वर्सेस युआन की बड़ी लड़ाई चल रही है, और अभी युआन आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजिकली। अभी बता चुके हैं कि बहुत ही कम सस्ते दाम में अमेरिका से ज्यादा एडवांस मिसाइल ईरान बना सकती है। चाइना J-10FC फाइटर जेट जो $40 मिलियन का है, और वो F-16 और F-35 वगैरह वगैरह जो उसके मतलब 200 मिलियन एंड $250 मिलियन के होते हैं, उससे ज्यादा ही महंगा है F-35। ये सब टेक्नोलॉजी में आज ईरान और चाइना आगे जा चुके हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो ईरान से कोई आगे है नहीं, और जेट फाइटर टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे बढ़ गया है। तो वेस्टर्न हेजिमनी की जो दादागिरी ताकत थी हथियारों की, वो भी अभी खत्म हो रही। तो डॉलर खत्म हो रहा है, उनके हथियार महंगे और स्टूपिड किस्म के साबित हो रहे हैं। तो ये दोनों फ्रंट पे ये जंग ने बता दी है। और जैसे कहा ईरान ने कि हम तो चाहते हैं कि ग्राउंड इन्वेजन हो जाए, अमेरिका की आर्मी आज चूर हो जाएगी, उसके बाद अमेरिका की ताकत ही खत्म हो जाएगी। यानी यानी बिल्कुल नया जो वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। नई जो दुनिया देखेंगे कि वो अमेरिका की जो दादागिरी है वो खत्म होगी, उसके हथियारों के साथ सामने कंपटीशन में ईरान के और चीन के हथियार आएंगे, और जो सियासी उसकी थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी खत्म होती चली जा रही है। तो इस जंग का नतीजा बहुत ही बड़ा आने वाला है, पूरी दुनिया में तब्दीली लाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों नाजरीन से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।